साथ ही एक कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था? हर्शियन चेज का सर। हर्षन चेज लिखवा दिया था ना? हाँ ये करवा दिया। तो नेक्स्ट सर क्या? अभी तक नहीं कुछ सर, लिखवाया नहीं था, अच्छा लिखवाया नहीं था। डायग्राम लिखा ये था। सर आखिरी तो सर एवरी वाला और अदर्स वाला था। अच्छा मतलब जो आखिरी लिखा हुआ है वो एवरी मैक्लियोड मैककर्थे वाला था, है ना? ठीक। तो भाई लोगों आपको मैं लिखवा देता हूँ हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट, है ना? तो आप लोग हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करो। सर अभी तक तो कुछ नहीं लिखवाया ना? कुछ नहीं लिखवाया साथ। अब मैं धीरे धीरे सबका वेट ही कर रहा था कि सब लोग आ जाएं। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू लाइक मिस जेनेटिक्स, क्योंकि ये तो सोल है बायोलॉजी की। चलो नोट करना स्टार्ट करो। एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षन चेज, है ना? पहले नोट करवा देता हूँ, आप नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। पॉइंट्स में लिखना है ना, बुलेट के फॉर्म में लिखते हो। परफॉर्म्ड तो हिज इनके नाम लिख एक्सपेरिमेंट। देंगे पूरे पूरे। अच्छा, अल्फ्रेड हर्शे, ये तो आसान नाम है यार। सेशन 9 हो गया था क्लियर। अल्फ्रेड हर्शे, HER। सर अब आप सही फील कर रहे हैं? वो आपको आपकी तबीयत सही नहीं हो रही थी। सही हो गई मेरी तबीयत। एक्चुअली क्या कि मैं कोविड पॉजिटिव था पहले, याद है ना? और मुझे यस लगता है सर। कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए थी, और कुछ लोगों का कहना था कि 3 मंथ बाद लगवानी है। मैंने वैक्सीन पहले लगवा ली और मेरी हालत बहुत खराब हो गई। ओके सर। ठीक हो गया। तो ओके सर। मुझे लगता है इम्यूनिटी मेरी बूस्ट नहीं हो पाई थी, इम्यून सिस्टम मेरा रिजुवेनेट नहीं हो पाया था, तो ज़्यादा ही खराब हो गई। एंड आई वाज टेकिंग इट एज फन, बट मेरे साथ जोक हो गया। तो सर अब आप ठीक हैं? हाँ अभी सही हूँ। अल्फ्रेड हर्शे आ गया, HERSHEY, अल्फ्रेड हर्शे एंड, जरा हैंग करना है। हर्शे एंड मार्था चेज, है ना? ये 2 लोग थे, इनका पूरा नाम है। हर्शे और चेज बोलते हैं, हर्शे और चेज बोलते हैं। ओ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज performed his experiment in 1952 by using the bacteriophage virus, that infect bacteria. Next point. So bacteriophage virus that infect bacteria, है ना? बैक्टीरियोफेज तो वही होते ही हैं, that infect bacteria. Next point. They perform experiment with E. coli. They perform experiment with E. coli and bacteriophage T2 virus. Bacteriophage T2 virus as, underline करना, यही सब नीट के क्वेश्चन, as both of them are found in सर कैन यू रिपीट? कहाँ से? सर वो होगा। They performed experiment using bacteria E. coli and
bacteriophage T2 virus as both of them are found in human intestine. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो दोनों के दोनों हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, है ना। आपको लगा कि अरे ये तो ह्यूमन इंटेस्टाइन थोड़े ना पाए जाते हैं, ये तो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में थे। इसलिए ये चीजें छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो ध्यान रखना, यही चीजें होती है जिससे हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है जब जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है ना, या कोई सा भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, दे यूज्ड different radioactive isotopes. They used different radioactive isotope. In the meantime मैं वो एक्सपेरिमेंट भी आपके लिए ओपन कर देता हूँ, जिससे आप अगर भूल गए हो तो आपको याद रहेगा। They used the different radioisotopes to label DNA and protein. To label DNA and protein. Full stop. इसी में लिखेंगे। First, they grew T2 phase with E. coli. First, they grew T2 phase with E. coli. T2 phase with E. coli in the presence of radioactive sulfur. In the presence of radioactive sulfur. That is S32. Full stop. Because protein contain sulfur. Sir, after active sulfur, क्या लिखा? active sulfur, Active sulfate? radioactive So sulfur. radioactive sulfate because protein contain sulfur. Next point. They grew the T2 phase in different experiment with radioactive phosphorus, that is P32, to label DNA with radioactivity. एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये वाला पॉइंट एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। They grew T2 phase with E. coli in a medium containing phosphorus 32 या P32 to label DNA as radioactive. ठीक है, सर डीएनए के बाद क्या बोला? radioactive to label DNA as radioactive. ठीक, नेक्स्ट। अब सर यहाँ पे सल्फर 35 तो लिखा हुआ है।
देखो बस समझो, सल्फर 35 कहाँ पे, तो सल्फर तो 35 था ही ना पहले प्रोटीन वाले में। सर आपने 32 लिखवाया था अभी। Yes, sir. एक मिनट सल्फर फेस गोइंग विद रेडियो सल्फर 32 नहीं 35, आई एम सॉरी 35 होगा, सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 है ना, दोनों रेडी। क्लियर है अभी? अब देखो ये पर्पस क्या, The पर्पस phosphorus क्या था, समझो बस। 33 है ना? 33 33. 33 क्या है? So phosphorus. 32 Okay, sir. सल्फर 35 फॉस्फोरस 32। अब देखो पर्पस क्या है कि यहाँ पर हमने जब सल्फर 35 का यूज किया तो इसका सिर्फ प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए में सल्फर पाया ही नहीं जाता है ना। तो हमने एक वो वायरस बनाया जिस वायरस का प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है, और किससे रेडियो एक्टिव? सल्फर 35 से। तो एक वायरस तो ये वाला बन गया, पिंक वाला है ना, इसका देखो बाहर बाहर का जो कवर है ना वो रेडियो एक्टिव, अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं, तो पिंक कलर अंदर नहीं है ना। हमने इसको बैक्टीरिया से अब क्या किया, अब हमारे पास एक वायरस तैयार हो गया, नॉर्मल वायरस नहीं, हमारे पास एक ऐसा वायरस तैयार हो गया जिसका कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। तो हमने वायरस छोड़ दिए, और हमें पता है कि जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो प्रोटीन बाहर गिर जाता है, रेडियो एक्टिविटी अंदर और डीएनए अंदर चला जाता है, प्रोटीन बाहर गिर गया और बैक्टीरिया के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाएगी। तो हम समझ गए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया कि वायरस को ग्रो किया बैक्टीरिया के साथ में, और किस मीडियम में ग्रो किया? जिसमें P32 था। अब हमारा ऐसा वायरस बन गया जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था, इसमें डीएनए रेडियो एक्टिव है ना, और हमने इस वायरस को छोड़ दिया, डीएनए अंदर गया, प्रोटीन बाहर गिर गया एज यूजुअल, और ये डीएनए अंदर जाके बैक्टीरिया के अंदर इसने रेडियो एक्टिविटी फैला दी, तो मतलब रेडियो एक्टिविटी अंदर चली गई। इस बात से हमने ये ट्रेस कर लिया कि ये डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो हर्षे चेज ने इसको इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली मोहर लगा दी 1952 में कि दिस इज द डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, दिस इज नॉट प्रोटीन। ये सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट का मतलब। अभी क्लियर है सबको? Sir, एक बार Yes, sir sir. रेडियो एक्टिविटी का फिर से बता दीजिए ना। अरे देखो ये इसलिए देखो एक बात बताओ, हमने तुमको एक वायरस थमा दिया, हमने कहा कि मैत्री एक काम करो, कि हम तुमको एक वायरस दे रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है कि मैं तुमसे वायरस मांगूंगा कुछ दिन बाद वापस, और मुझे दो तरह के वायरस चाहिए। मुझे एक टेस्ट ट्यूब में ऐसा वायरस चाहिए जिसका जो कैप्सिड प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव हो, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐसा वायरस चाहिए जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव। तो पहले टेस्ट ट्यूब में जो वायरस है जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो, उसका डीएनए में रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो वायरस हो उसका डीएनए तो रेडियो एक्टिव हो लेकिन प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी नहीं। अब तुम क्या करोगी? तो पहला वाला वायरस बनाने के लिए तुम क्या करोगे? अब वायरस तुम्हारे पास एक ही, उसको मल्टीप्लाई करवाना है, कि मैंने दो वायरस दे रखे तुम्हें, तब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, समझो बात को, मैं अभी समझाता हूं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट है। वेट, गिव मी जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको एक और डायग्राम को शेयर करता हूँ आपके साथ में, तो आपको और इजी रहेगा ये बात समझने में। तो हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट हो गया। हर्षे और चेज एक्सपेरिमेंट, रुको, एक सेकंड रुको।
चलो मुझे खुद ही बताना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। तो मेरी बात को मैं खुद ही आपको समझाता हूँ, छोड़ो डायग्राम का चक्कर। अब देखो क्या है, तो अब मैंने तुम्हें एक वायरस दे दिया, है ना? ये वायरस नॉर्मल वायरस है। अब तुम इस वायरस को रेडियो एक्टिव, मैंने कहा कि पहला तुम्हें वायरस वो बनाना है जिसका कि क्या रेडियो एक्टिव है, जिसका कि प्रोटीन रेडियो एक्टिव। अब तुमने क्या किया कि ये वायरस बनाने के लिए मेरा वाला एक वायरस तुमने पकड़ा, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल फोकस सबका इधर ही चाहिए। ये एक वायरस पकड़ा और इस वायरस को तो पहले तुमने क्या किया, एक मीडियम लिया, है ना? ये मीडियम लिया, इस मीडियम में न्यूट्रिशन है ना? अब ये जो न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रिशन है और ये भाई साहब जो न्यूट्रिशन है, उस न्यूट्रिशन में आपने क्या किया कि सल्फर 35 आपने डिसॉल्व कर रखा है ना? और यहाँ पे आपने बैक्टीरिया छोड़ दिया, ठीक है? अब ये जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाएगा, बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर चाहिए नहीं चाहिए, बताओ? चाहिए। यस याद है मैंने पढ़ाया था Yes, sir. बायोमोलिक्यूल में कि जो प्रोटीन होता है उनमें सल्फर ब्रिज पाए जाते हैं, याद है ना? यस सर। तो प्रोटीन Yes, sir. बनाने के लिए सल्फर चाहिए, तो सल्फर कहां से लेगा? बाहर से लेगा। कौन सा सल्फर लेगा अब ये बैक्टीरिया? सर रेडियो एक्टिव। वेरी गुड, रेडियो एक्टिव S35 वाला। तो अब बैक्टीरिया के अंदर पहले रेडियो एक्टिव प्रोटीन आ गया। अब क्या हुआ, ये जो वायरस मैंने आपको दिया था, आपने इस बैक्टीरिया के ऊपर ये वायरस छोड़ दिया, ठीक है, चलो छोड़ दिया। अब ये वायरस, वैसे वायरस का डीएनए अंदर चला गया और ये वायरस क्या हुआ, ये वायरस तो बाहर कैप बाहर गिर गया। अब ये डीएनए अंदर रेप्लिकेट करेगा, डीएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा ना? यस यस सर। सर। Yes, कौन सा sir. प्रोटीन बनाएगा? Radioactive. राइट, कोई इसके पास ऑप्शन नहीं, चॉइस नहीं है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब क्या होगा, बहुत सारे वायरस के कैप्सिड बनेंगे, बहुत सारे वायरस का डीएनए बनेगा। अब इसके अंदर से इस बैक्टीरिया को मार करके 200 नए वायरस निकलेंगे और वो जो 200 नए वायरस निकलेंगे, उन नए वायरस के ऊपर प्रोटीन का जो कवर होगा वो कैसा होगा? Radioactive. राइट, अब इसका कवर जो होगा, अब इसका कवर रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन इसके डीएनए पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? No, इसके sir. डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। No, sir. अब मैंने क्या किया, रेडियो लेबल्ड T2 फेज वायरस बना लिया। समझ में आया मैत्री? ये सर मैं ये बोल रही थी सर कि इसमें पता कैसे चलेगा क्या? कि डीएनए उसमें जो कंक्लूजन लिखा था जेनेटिक मटेरियल, एक में था और एक में नहीं था। अरे मेरी ताई, थोड़ी देर रुको, हम समझाते हैं आपको, पहले पूरी कहानी सुनो। अब फिर क्या हुआ, इसी तरह से मैंने क्या किया, एक दूसरा मीडियम लिया, इस दूसरे मीडियम में भी मैंने एक बैक्टीरिया छोड़ दिया। अब इस वाले मीडियम में क्या था, इस वाले मीडियम में मेरा जो दूसरा कंपोनेंट था वो था फास्फोरस 32। फास्फोरस डीएनए में ही पाया जाता है। अब जो नया वाला वायरस बनेगा, उस वायरस के अंदर क्या होगा, डीएनए कैसा होगा? P32 वाला। तो अब 32 मेरा जो रेडियो नया एक्टिव वायरस होगा। बनेगा वो P32 वाला। तो मेरे पास अब कैसा बना, रेडियो लेबल्ड वायरस विद P32। अब चलो, अब इसके बाद हमने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी कर रहे थे। तो इस तरह से करके हमने पहले तो क्या किया, रेडियो लेवल, पहले तो हमें वही चाहिए था, ये तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमको क्या मिल गया, हमारा रेडियो लेबल्ड डीएनए मिल गया और रेडियो लेबल्ड प्रोटीन मिल गया। अब हमने वायरस को इन्फेक्ट कराया। अब इसके बाद क्या है कि इन्फेक्ट कराने के बाद पहले प्रोटीन वाले केस में आते हैं। अब मैत्री का कहना है कि ये कैसे पता चलेगा उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी। अब मैत्री एक बात समझो, ये बैक्टीरिया है, अब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया वायरसेस से। अब हमने इन बैक्टीरिया को निकाल लिया। बैक्टीरिया को निकालने के बाद अब एक बात बताओ, जब भी हम इनको किसी भी एक्सरे फिल्म में या इनको अल्ट्रावायलेट फिल्म में, किसी भी फिल्म में देखेंगे, या ये रेडियो एक्टिविटी एमिट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्विपमेंट से ये देख लेंगे कि जो नई बैक्टीरियल सेल है, इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल, क्या उसमें रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं।
ठीक है। तो जब हमने प्रोटीन वाले, हमने क्या किया कि प्रोटीन लेबल्ड वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवा दिया। अब हमने उन बैक्टीरिया को निकाल लिया उस मीडियम से, और मीडियम से निकालने के बाद अब हमने मशीन्स की हेल्प से चेक किया कि क्या इनसे अल्फा बीटा गामा रेज एमिट हो रही है, नहीं एमिट हो रही है। ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ भी एमिशन नहीं हो रहा है। तो एमिशन नहीं हो रहा मतलब इनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब कि इनके अंदर वायरस वाला प्रोटीन आया ही नहीं। इसका मतलब कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं था। दूसरे वाले को हमने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए जिसमें रेडियो लेबल्ड डीएनए था। अब हमने क्या किया, सब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करवा दिया, प्रोटीन कैप बाहर गिर गया जिसको अपन घोस्ट बोलते हैं। अब हमने क्या किया, बैक्टीरिया निकाल लिए। अब बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वो सब निकाल लिए। अब उन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को हमने क्या किया, एक्सपोज किया रेडियो एक्टिविटी मेजर करने वाले इक्विपमेंट में, और हमने देखा कि अब क्या जो ये वाले इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है इनसे रेडियो एमिशन निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो चीज ट्रांसफर होती है वो क्या चीज है, डीएनए। 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 और क्या है? That's how we proved that DNA is genetic material. That's how Harsha and Chase proved DNA is genetic material. This is not protein. Is it clear to everyone? यस सर। Oh. सर इससे ये भी पता चल जाता है ना कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट एक कंपोनेंट होता है, सल्फर नहीं। वो मैं अभी क्या ना, अभी आपको ये बताऊंगा। ये जब डीएनए का स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे ना इसके बाद ही, है ना, इनफैक्ट वही पढ़ना था। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि एक्चुअली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट क्या करता है, दो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। तो वो जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए, है ना, ब्रिज करने के लिए। तो इसीलिए डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है और वो रेडियो एक्टिव हो जाता है ना। तो वो मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। जो लोग बायोमोलिक्यूल में रहे होंगे उनको याद होगा शायद। बोलो बेटा, मैत्री याद है? तो याद है? यस सर याद है। ठीक, चलो अभी देखेंगे। ठीक, तो मैंने आपको ये नोट करवा दिया है ना। अब हाँ, इसमें नोट करो, कंक्लूजन फाइनली इसका नोट कर लो। बाकी आपको डायग्राम बनाना होगा, ज्यादा लिखना नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट में, अगर आपके इसका एग्जाम में भी पूछा है स्कूल में भी, है ना। नोट करो। The bacteria which had the bacteriophage DNA were radioactive. The bacteria which had bacteriophage DNA were radioactive, and Sir, can you please repeat? the bacteria which have radioactive DNA. ये उन पॉइंट्स के बाद है ना जो आपने पहले लिखाए थे, मतलब ये सब कुछ समझाने से पहले। हाँ, the bacteria which have bacteriophage DNA were radioactive, and which have protein were not radioactive. Full stop. This experiment cleared that this is DNA which function as hereditary material in bacteriophage T2 virus. सर एक बार फंक्शन के बाद रिपीट कर देंगे। It is clear that DNA function as hereditary material. DNA functions as hereditary material in the bacteriophage T2.
ठीक भाई लोगों, यस सर। अब आ जाते हैं, हेडिंग डालेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए या केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, उसके पहले एक चीज और नोट कर लो, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये मैं आपको और नोट करवा देता हूँ, है ना। आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना। क्या किसी भी केमिकल कंपोनेंट के लिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, है ना। तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नोट करो। पहला, it should be able to replicate, first point, it should be able to replicate, मतलब ये 1 से 2 में खुद होने की कैपेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। it should be able to replicate। इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग है द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब किसी भी कंपोनेंट के लिए, किसी केमिकल मटेरियल के लिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ फिर डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए को आप कैसे कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल है, तो आप मुझको चारों प्रॉपर्टी बता दोगे। आप बोलोगे जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये कंडीशंस होती हैं और ये चारों कंडीशंस ये फुलफिल करता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल। आप ये मुझे जवाब दो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है 3 मार्क। तो पहला था इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, मीन्स it should be able to replicate, that is can produce its replica. Next, it should be chemically and structurally stable. It should be chemically and structurally stable. Next point, it should provide scope for slow changes, So it should provide scope for slow changes that are required for एवोल्यूशन, मतलब इसमें धीरे धीरे चेंजेस भी होने चाहिए जिससे कि एवोल्यूशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड बी, फोर्थ पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the form of Mendelian characteristic. It should be able to express itself in the form of Mendelian characteristic. ठीक, अब यस अब आ जाते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना। तो ये तो प्रॉपर्टी थी कि कोई भी मटेरियल, तो ये सब प्रॉपर्टी आरएनए के अंदर भी पाई जाती है, इसलिए आरएनए को भी हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जब आरएनए वायरसेस के अंदर होता है तो सब प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए आरएनए भी जेनेटिक। हमारे आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, मतलब वो भी प्लाज्मिड हो चाहे जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। लेकिन वायरसेस जो होते हैं जैसे एड्स का वायरस, एचआईवी का रेट्रोवायरस जिनको बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। यस, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल बट नॉट इन यूकैरियोट्स। अब देखो भाई साहब, पहले मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताता हूँ, है ना। तो वॉटसन और क्रिक साहब ने जो 3D मॉडल बताया था डीएनए का, पहले मैं वो आपको दिखाता और समझाता हूँ कि वॉटसन और क्रिक का जो मॉडल था वो क्या था। हालांकि वो आप लोगों में से काफी सारे लोगों को क्लियर होगा, बट स्टिल आई नीड टू टेल यू वंस अगेन। और मेरी बात को बहुत गौर से आप समझिए।
and you will get equally questions from molecular genetics as well. देखो यहाँ पर ये इस तरह से, अब एक डीएनए क्या है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि वन डीएनए, व्हाट डज इट मीन मेंट बाय वन डीएनए। तो वन डीएनए क्या होता है? एक डीएनए भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये एक डीएनए, ये इसके बीच का जो गैप है ना, दिस इज वन डीएनए। ये इसको हम लोग एक डीएनए कहते हैं, दिस इज वन डीएनए, है ना। तो मैं लिखता जाता हूँ, दिस इज वन। अब ये एक डीएनए है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है? तो इसकी लंबाई है भाई साहब कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। और चाहे आप इसको बोलेंगे, देखो कहीं कहीं नैनो लिखा होता है एनएम में, याद रखना कहीं कहीं एनएम में लिखा होता है। और ये कैसे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, तो चाहे बोलो 34 एंगस्ट्रॉम और चाहे 3.4 नैनोमीटर। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यही होगा ना, सही है। तो ये डीएनए की लंबाई होगी। यस सर। अब देखो डीएनए में आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइट ब्लू कलर के दो बेल्ट हैं, है ना। तो एक बेल्ट ये हो गया और एक बेल्ट ये, इस तरह से ये 3D मॉडल। ये वैसे ही है कि आपके पास एक प्लास्टिक की सीढ़ी है ना, और उस प्लास्टिक की सीढ़ी में, मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैंने क्या किया, आपके पास खेलने वाली एक प्लास्टिक की सीढ़ी, छोटे बच्चों को खेलने की ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10। और मैंने क्या किया कि ये प्लास्टिक के रबर की बिल्कुल फ्लेक्सिबल सीढ़ी है हमारे पास। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, इसके बाद यहां से इसको पकड़ा और ऐसे करके इसको 180 डिग्री में ऐसे घुमा दिया। जब मैं घुमा दूंगा तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो डीएनए एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर होता है, और अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो इस तरह का दिखाई देने लगेगा, है ना। आप देखो, तो डीएनए में ये जो बेल्ट बनी हुई है, ये बेल्ट दो चीज की बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट की मिलकर बनी हुई है। अब शुगर कौन सी है यहाँ पर, और फॉस्फेट किस फॉर्म में? तो ये जो डीएनए की पूरी बेल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए की बैकबोन, है ना। देखो लिखा भी यहाँ पे, बैकबोन ऑफ डीएनए, है ना। तो शुगर भाई साहब पाई जाती है इसमें पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, है ना। और इस पेंटोज शुगर का नाम क्या है? इस पेंटोज शुगर का नाम है डीऑक्सी। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन से बनी शुगर है। तो 5 कार्बन से बनी शुगर है, तो इसका नाम क्या है? तो इसीलिए हम इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, क्योंकि 5 कार्बन से बनी हुई है ना। और इसका नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज, है ना। डीऑक्सी राइबोज शुगर से बनी। क्लियर? फॉस्फेट किस फॉर्म में है? तो फॉस्फेट यहाँ पे भाई साहब H3PO4 के फॉर्म में, है ना। ये फॉस्फेट का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो फॉस्फेट H3PO4 के फॉर्म में है, और ये दोनों चीजें मिल करके इसकी बैकबोन बनाती हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। तो चाहे आप इसको भाई साहब बैकबोन कहिए और चाहे इसको स्ट्रैंड कहिए। तो बताओ डीएनए में कितने स्ट्रैंड हैं? 8। नहीं भाई, 2 है ना, देखो ना, 1 2, बस 2 ही तो है। इस सीढ़ी में कितने पोल हैं? अच्छा सर, आई थॉट आप पूरा उसमें पोल 10 कोई से भी नहीं, मतलब ऊपर से नीचे तक भी अगर अपन देखेंगे कितने हैं? 2 ही तो है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए कैसा है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या मेरी बात से आप सर, सहमत वो हैं? समझ आ गया। ठीक है। सो सब लोग मेरी बात से एग्री हैं? यस सर। देवयांशी समझ आ रहा है ना Yes, सब sir. कुछ? यस सर। ठीक है। सो सब लोग समझते जाएंगे, किसी को कहीं पे डिस्कनेक्ट लगे तुरंत पूछना, है ना। क्योंकि अब पूरा खत्म हो जाने के बाद फिर पूछोगे सर कि फिर से बता दो, मतलब फिर बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो उस चीज को वहीं पे क्लियर करते चलो। अब देखो, तो क्या हो गया, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, है ना, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको बीच से मोड़ के दो कड़ी में कन्वर्ट, दो छल्लों में कन्वर्ट कर दिया। दो छल्ले कि नहीं एक डीएनए में, एक ये छल्ला हो गया, एक दूसरा ये हो गया, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि डीएनए इज डबल हेलिकल। आप मेरी इस बात से भी सहमत हैं? Yes. तो डीएनए डबल हेलिकल हो गया, 2 हेलिक्स हो गए और डबल स्ट्रैंडेड। एक और चीज, अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इस तरह से 2 एंड होते हैं।
अभी तक ये सिर्फ इतना जान लो, इसको 5 प्राइम एंड बोलते हैं और दूसरे छोर को 3 प्राइम एंड बोलते हैं। अब क्या होगा, इस वाले स्ट्रैंड का मुंह अगर इधर है ना, ये 3 to 5 प्राइम एंड इधर है, तो दूसरे वाले का मुंह किधर होगा, अपोजिट साइड पे, मतलब इधर इसका 5 प्राइम होगा, इधर इसका 3 प्राइम होगा। देख पा रहे हैं ना? तो डायग्राम में उल्टा दिया है? यस सर। कहीं नहीं उल्टा दिया, कहाँ उल्टा दिया है? जैसे जैसे वो सीधा वाला नहीं दिया, वो मुड़ गया है ना। हाँ, वो मुड़ गया है, उल्टा नहीं दिया होगा। ठीक है, समझो, इसलिए मैं इधर समझा रहा हूँ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं कह सकता हूं कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। और स्टैंड कैसे हैं? स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है एक दूसरे के, दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है? यस सर। डबल हेलिकल, हाँ हाँ। सर एक बार डबल हेलिकल बता दीजिए फिर से, मुझे डबल स्टैंडर्ड सेम लग रहा है। अरे लाली देखो, समझो, ये लड़की समझ नहीं पाती है, समझो बात को। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक ये रबर की सीढ़ी थी, है ना, तो मैंने क्या किया, इसको बीच से पकड़ा और इसको ऐसे दो पार्ट में घुमा दिया, तो 2 छल्ले बन गए नहीं बनने, बताओ? यस सर, समझ में आ गया। ये देखो ना, ये है मेरे पास, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके ऐसे कर। अब बताओ तुमको 2 छल्ले दिख रहे हैं वहां से? नहीं दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। ये डीएनए हो गया, और क्या, ऐसे तो डीएनए हो गया, यही तो बोल रहा था मैं, है ना? तो मेरा कवर भी खराब कर। यस सर। ठीक है, तो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिकल, 2 छल्ले हो गए। हेलिक्स माने होता है, देखो हेलिक्स का मतलब होता है जो लड़कियां अपने चोटी करती है ना, ऐसे ऐसे करके चोटी करके, ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे ऐसे करके जो चोटी होती है लड़कियों की चोटी, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट इज एग्जैक्टली हेलिकल स्ट्रक्चर। ये वाटसन क्रिक ने वहीं से लिया उसको, है, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना? तो डीएनए का स्ट्रक्चर वैसा उनको दिखाई दिया, तो उन्होंने बोला डीएनए इज डबल हेलिकल। एक डीएनए में 2 कड़ी होती है, 2 हेलिक्स होती है, डबल स्ट्रैंडेड, 2 डंडे होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, और दोनों डंडे कैसे हैं? ऑपोजिट, एंटी पैरेलल, है ना? तो हम बोलते हैं डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल एंटी पैरेलल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरा डीएनए है, तो मैंने बताया कि ये डीएनए के बीच में अब ये सीढ़ी है, सीढ़ी के बीच में पैर रखने वाले डंडे हैं, है ना? तो कितने डंडे इसमें लगे हैं एक डीएनए में? 10। 10। ठीक है, ये क्या है? यस सर। इनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड, है ना? तो मैं सब सभी एक डीएनए की बात कर रहा हूं। तो एक डीएनए कैसे होता है? डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिकल, एंटी पैरेलल और 10 न्यूक्लियोटाइड। यहां तक सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो 5 ऊपर वाले में हो गए, 5 नीचे वाले में हो यस गए। सर। अब देखो, अब भाई साहब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो अंदर है, ये अंदर ये क्या दिखाई दे रहे हैं? तो ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डंडे बने हुए ना, ये एक्चुअली मिलके किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस से मिलके। किससे मिलके बने हैं? नाइट्रोजन बेसिस से मिलके। नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस किसमें मौजूद है? नाइट्रोजन बेस पेयर में मौजूद है। नाइट्रोजन बेस पेयर, तो हमेशा ये पेयर में मौजूद है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 2 पेयर में है। देखो ना, देखिए रेड वाला, येलो वाला, रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, पेयर में ही मौजूद है नहीं? तो इसमें नाइट्रोजन बेस हैं जो पेयर में मौजूद हैं। तो टोटल कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं एक डीएनए में? 10। 10 कहां मेरे दोस्त? 20। हाँ 10 ही हो जाएगा। राइट। कई बारी नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि देयर इज अ जीन कंटेन 1000 डीएनए, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट देयर? अब बच्चों ने क्या किया कि बोला 1000 डीएनए है, 1000 का 10 में मल्टीप्लाई करो 10 में, तो 10,000 हो गया। 10,000 नहीं होगा, और आंसर क्या है? जब वो वापस आया तो आंसर 20,000। मैं ये बेसिक और मिस्टेक की बात उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ कि जिसके मतलब जिसने 2 बार दिया और अच्छे मार्क्स है, उसको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो दे रहा था, उससे तक ये मिस्टेक हो जाती है। तो आप याद रखिएगा कि वो पूछ रहा नंबर ऑफ, जब 20 तरह का क्वेश्चन है तो पूछेगा कि नंबर ऑफ बेस पेयर पूछेगा या नंबर ऑफ बेसिस पूछेगा। बेसिस पूछे और आंसर दोनों दिए होंगे, आप देखोगे 10,000 भी दिया होगा और 20,000 भी दिया होगा, है ना? तो आपको उस समय याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए, हमेशा। ये गलती जो बच्चे करते हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे कितने होंगे? तो 20 बेस होंगे और 10 बेस पेयर होंगे, है ना? अब देखो, तो मैंने बताया बेस 4 कैटेगरी के होते हैं, है ना? तो बेसिस कितने कैटेगरी होते हैं? 4 कैटेगरी, है ना? कौन कौन से? एडेनिन,
थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ए, टी, जी और सी। और होता क्या है कि हमेशा ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप अभी इसको डबल बॉन्ड ही समझिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड, एटीजी। बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। किसी को कोई sir. डाउट पूछो, किसी को कोई भी डाउट पूछिए। No sir. इसका लो स्क्रीनशॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जैसे जो डीएनए स्ट्रक्चर्स है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे एडेनिन है, तो सर एडेनिन के नीचे सर थायमीन है एंड देन साइड में फिर से एडेनिन है ना, वो ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है 80 80 80 80 ऐसे भी हो सकता है ना? तो और सर ऐसे भी ये हो एक सकता है, रैंडम सीक्वेंस चलता है कि कोई भी तो कोई सीक्वेंस भी होता है? रैंडम सीक्वेंस होता है। और लेकिन वो जो रैंडम सीक्वेंस होगा ना, वो यही, इसी को तो हम लोग जीन्स कहते हैं। ये रैंडम सीक्वेंस, मेरा रैंडम सीक्वेंस जो होगा, मेरी मदर से 50% बिल्कुल मैच करेगा और मेरे फादर से 50% बिल्कुल मैच करेगा। ये हमारे पेरेंट्स से मैच करेगा और किसी से नहीं, किसी से भी नहीं, हमारे भाई से भी नहीं। समझे? यही तो जीन्स होते हैं। यस सर। और इसी सीक्वेंस से हम पता लगा लेते हैं, है ना, कि इसका बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है। ठीक है, यहां तक ओके बताओ सर। भाई लोगों, सबको क्लियर एकदम 100%? यस सर। Yes, लेकिन sir. सर एडेनिन Yes, सिर्फ sir. थायमाइन के साथ बनाते हैं ना बॉन्ड, और गुआनिन सिर्फ साइटोसिन के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। ये मतलब फिक्स है। तो मैं हटा दूं ये डायग्राम क्योंकि सब मिट जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? यस सर। चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया। यस सर। आप इसको, ये जितना हिस्सा मैंने बताया, इसको आप बना जरूर से लेना, है ना, और इसको अरेंज करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने नोटबुक में जरूर बनाइएगा, वरना फिर ये आपको याद नहीं रहेगा, है ना। अब चलो, अब अगली बात करते हैं, है ना। अब एक एक करके बात करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन में शुगर की भी बात करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन बेस की भी बात करेंगे, सब चीजों की बात करेंगे। तो अगली कहानी क्या आपको बताने वाला था? ये वो मॉडल है जो 1952 में जेडी वॉटसन और एफएचसी क्रिक ने मिलके दिया और उनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया। अब भाई साहब इसको मैं जरा सा और एलाबोरेट करके आपको जितना मैं बोलूं बस उतना ही दिमाग लगाना है ना, उससे ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। एक मैं डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दूंगा, वो मेरा ही हो, मेरे 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 मैंने दिया होगा बाकी लोगों को। यूरेन्स, पायरामिडीन, चलो देखो, अब इसको मैंने केमिकल में कन्वर्ट कर दिया, समझो। तो शुगर जो है ना, तो शुगर कौन सी है? पेंटोस शुगर है ना। कितने कार्बन इसमें दिख रहा हो? मैं थोड़ा और बड़ा कर, 5। है ना, इस तरह के 10 होंगे, है ना। मैं सिर्फ एक पेयर आपको दिखाता हूं, अब थोड़ा सही रहेगा, है ना, थोड़ा ज्यादा सही समझ आएगा। तो इतने किस तरह, इसके किस तरह कितने होंगे? 10 होंगे ना, इस तरह के 10 होंगे ना एक डीएनए में। यस सर। Yes, sir. अब समझना मेरी बात को। तो यहां पर ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर में हम काउंट करना ऐसे शुरू करते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। इसीलिए तो ऊपर की तरफ पांचवा कार्बन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 5 प्राइम एंड। क्लियर है? यस सर। ठीक। Yes, sir. इसके पहले वाले कार्बन से नाइट्रोजन बेस यहां पे जुड़ा हुआ है, क्या है? थाइमीन, है ना, थाइमीन। यस सर। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें, और ये किनारे में क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, यही है ना, फॉस्फेट,
प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इन तीनों को मिला के हमने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इधर भी क्या है समझते जाइए, इधर भी क्या है, इधर भी भाई साहब क्या है आप समझो। ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड का मतलब क्या है? इधर क्या है भाई साहब, इधर यहां पर है नाइट्रोजन बेस, शुगर और बाहर की तरफ फॉस्फेट, है ना? इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और दोनों न्यूक्लियोटाइड किससे आपस में जुड़े हुए हैं? बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाएंगे? तो 1, 10, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स पाए जाएंगे। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, एक एक करके समझते हैं बात को। Yes, sir. अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में फॉस्फेट ने इधर से बॉन्ड बना रखा। अच्छा, एक चीज यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पर पेंटोज शुगर का मुंह उल्टा है। तो जब यहाँ पे पेंटोज शुगर का मुंह भाई साहब उल्टा है, तो अपन जब काउंट करना शुरू करते हैं तो 1, 2 और बाहर की तरफ कौन सा एंड हुआ? 3। तो इसीलिए अगर इधर 5 प्राइम एंड इधर कौन सा प्राइम एंड होगा? 3 प्राइम एंड। ये 3 4 prime. और 3 नीचे की तरफ प्राइम 5। तो दोनों तरफ शुगर का मुंह उल्टा होने की वजह से क्या है? एंटी पैरेलल है ना, इसीलिए एंटी पैरेलल लेते हैं। तो अगर एक तरफ 5 प्राइम एंड होगा तो दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड पेयर है नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड पेयर से जुड़ा हुआ है ना? किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट की हेल्प से। ठीक है ना? तो फॉस्फेट क्या करता है? ऊपर वाले के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नीचे वाले के साथ। ये फॉस्फेट जो बॉन्ड बना रहा है भाई साहब, ये जो फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है, तो इस बॉन्ड को, है ना, इस बॉन्ड, है ना, देखो यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। तो ऊपर वाले दो शुगर आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। ये शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, ये भी तो आपस में जुड़े हुए हैं। शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? Glycosidic bond. वेरी गुड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और आपस में चाहे न्यूक्लियोटाइड बोल लो और चाहे आपस में क्या बोल लो, दोनों नाइट्रोजन बेस किससे जुड़े हैं आपस में? नाइट्रोजन बॉन्ड। तो Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के, 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर। बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो बताइए, किसी को कोई डाउट? सर जी बेटा बोलो। सर क्वेश्चन अगर आया कि कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं तो हम 10 बोलेंगे, अगर पूछा कि कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं तो हम 20 बोलेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये मल्टीपल में क्वेश्चन आएगा, याद रखना, जब भी जितनी बार पूछा गया है ना, एम्स में भी आया है और इसमें नीट में भी आया है, और मल्टीपल में ही आया क्वेश्चन। तो आप देखना कई बार पूछा गया, और वहां पे आपको बेस पेयर और बेसिस, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको झटके में नहीं समझ में आएगा क्या पूछा हुआ है ना? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। दूसरा मैंने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट करके पूछ लिया जाता है। तो अब क्या होता है कि आपने जब प्रैक्टिस किया होता है तो 4 बार आपने वो क्वेश्चन देखा कि नीट में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, और सब में यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 5वीं बार जब आप एग्जाम देने गए तो उसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और आपने झटके में क्या जो पढ़ रखा है पहले से, ये क्या होता है कि मतलब जो आपका पहले से ब्रेन में फीड है, तो ये हमारी ब्रेन की टेंडेंसी होती है, हम वैसे झटके में कराते हैं। ये गलती भी बच्चों से बहुत होती है, ठीक है। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे ऐसा करते हैं और जनरली करते हैं, और अच्छे बच्चों से मिस्टेक होती है, ये भी बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ से आगे चला जाए सर भाई। एक और बस छोटा सा डाउट क्लियर करना था। बताओ बताओ बताओ, कोई नहीं, बोलो। तो वो बहुत छोटा है इसी की तरह, बट स्टिल कंफ्यूजन ना अरे कोई आ बात रहा है। सो सर नाइट्रोजन बेस पूछेगा तो भी हम 20 बोलेंगे, और अगर नाइट्रोजन बेस पेयर बोला तो 10 बोलेंगे। राइट,
बेस पेयर टेनिफाइड है ना। ओके देखो अभी वो कैसे, वो भी देख लेते सर हैं। इसको जूम आउट कर दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये फिर जो लिखा हुआ है वो अलग हो जाएगा और जो डायग्राम है वो अलग हो जाएगा। जैसे मैं जूम आउट करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग लो। डन सर। ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों की भी समय, जुआरिया, तिशा, देव्यांशी, सब लोग बताओ, सबको क्लियर है? मैत्री, यस यस सर। यस सर। चलो तो मैं ये अब इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, ये इसको मैंने जूम आउट कर दिया। एक डायग्राम मैंने तुम लोगों को दिया होगा, जो लोग लास्ट ईयर मेरे साथ थे। मैंने मैत्री दिया नहीं दिया? यस यस सर सर दिया है ये वाला। दिया था ना। बाकी लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा मैं वो डायग्राम। अच्छा अब आप देखो, इसको छोड़ो, अब देखना मैंने जो डायग्राम बनाया था वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है। मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ, मेरे पास होगा एक्चुअली, वो बायोमोलिक्यूल में मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन है सेम चीज। बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में होगा मेरे पास वो डायग्राम, है क्या? देखता हूँ, अगर होता है तो मैं अभी दिखाता हूँ बाकी लोगों को भी। अरे यार नहीं है। होना चाहिए था यार, किधर गया? मैंने तुम लोगों को दिया तो था यार, कहाँ गए? वो डायग्राम होना चाहिए मेरे पास। बायोमोलिक्यूल में ही तो स्ट्रेटजीज। यार जेनेटिक्स में ही नहीं, वो जेनेटिक्स का 12th का ही पार्ट है यार, वो मैंने तुम लोगों को दिखाया होगा वो एक्चुअली। कहाँ गया भाई? दैट्स वेरी गुड डायग्राम। चलो मैं देखता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा निष्कल जी के साथ में डायग्राम। दैट्स वेरी गुड डायग्राम, इसमें ज़्यादा क्लियर मैंने बनाया हुआ था। Where is genetics? हम्म। चलो अभी मुझे मिल नहीं रहा ना, अब मेल करूंगा तो टाइम लग जाएगा खुद को। मैं अभी आप लोगों को दे दूंगा डायग्राम, बाकी लोगों को जिन लोगों को नहीं भी दिखा है उन लोगों को भी दिख दूंगा, ये वरना क्लास खत्म होते होते दिखा दूंगा। तब तक के लिए हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था? ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, अब मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ। कॉम्पोजिशन है, बॉन्ड्स मैंने आपको बता दिए। मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, है ना, जस्ट मिनट। मैं वो डायग्राम दिखाई देता हूँ, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वो दिखाना जरूरी है। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं दिखा देता हूँ। लगता है भैया टाइम नहीं, इसका दिखेगा नहीं आज ये डायग्राम। चलो मैं सेंड ही कर दूंगा, मेल में भी नहीं मिलना, अभी टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो
नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं ना, तो मैं आपको अब नोट भी करवाता जाऊंगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो एनसीईआरटी में तो ज्यादा नहीं दिया हुआ है ना, सीधे इसके बाद फिर क्या है, ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये नाइट्रोजन बेस कितने तरह के होते हैं, ये भी समझ लो बात। देखो भाइयों, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, देखिए नाइट्रोजन बेस इतनी 5 तरह के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस में, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, और आप इनको नोट कर लीजिएगा बाद में। तो इनको हम 2 कैटेगरी में, एक पायरामिडिन्स है ना, और दूसरे हैं प्यूरिन्स। अब देखो पायरामिडिन्स जो होते हैं, तो पायरामिडिन्स में आप देखेंगे सिंगल रिंग कंपाउंड है, और प्यूरिन क्या है, ये डबल रिंग कंपाउंड है ना। पायरामिडिन्स में आप देखेंगे ये होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपसे बताया डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन बेस में डिफरेंस ये है कि डीएनए में क्या होता है, हमेशा प्यूरिन्स पायरामिडिन से कंबाइन करते हैं, है ना। तो एडेनिन और गुआनिन क्या है, ये प्यूरिन्स है, और थाइमिन और साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, ये पायरामिडिन्स है। डीएनए में क्या होता है, हमेशा एडेनिन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है क्या, थाइमिन, और गुआनिन के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब बात आरएनए की आती है, तो आरएनए वाले केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। आरएनए वाले केस में एडेनिन के साथ थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। तो आरएनए और डीएनए में ये डिफरेंस है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थाइमिन में यहाँ पे क्या पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, और थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। लेकिन बाकी की जो पेयरिंग होती है वो सेम होती है, AT GC, है ना, ये होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, प्यूरिन्स sir. क्लियर हो गए। तो पायरामिडिन्स कितने होते हैं, कितने रिंग के होते हैं, तो प्यूरिन्स 3 6 तरह कार्बन कंपाउंड है ना। Purines 2 होते हैं, pyrimidines 6. हाँ, एक और चीज, प्यूरिन 6 कार्बन कंपाउंड है, और पायरामिडिन्स 9C कंपाउंड है, 9 कार्बन कंपाउंड, एंड दिस इज डबल रिंग। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। सर आपने क्या लिखा है, वो डबल रिंग, अच्छा डबल रिंग हो। डबल रिंग, हाँ, उसमें ऊपर सिंगल रिंग। ठीक है, हटा लो इसको। तो ठीक है, Yes, तो sir. मैंने आपको नाइट्रोजन बेस मैंने Yes, आपको बता sir. दिया। नाइट्रोजन बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। पायरामिडिन्स सिंगल रिंग, प्यूरिन डबल रिंग। हमेशा पायरामिडिन प्यूरिन के साथ पेयर करते हैं। कैसे पेयरिंग होती है, ATGC, ठीक है, और इधर AUGC। अब आप सब अपने दिमाग में स्टोर करते जाइए, इसकी सबकी हमको जरूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम मैं वैसे वैसे आपसे पूछता हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बात में जेनेटिक्स वाले फोल्डर में आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ठीक भाई, तो मैंने आपको डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता दिया। किसी को कोई डाउट हो बताओ, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? No, sir, no doubt. कोई डाउट नहीं। हाँ, कुछ लिखवा दो जरा डीएनए के स्ट्रक्चर में। चलो भाई, नोट करना स्टार्ट करो, है ना। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए chemical structure of DNA was explained by P.A. Levene.
chemical structure of DNA was explained by P.A. Levine. Full stop. DNA is the largest biomolecule. DNA is the largest biomolecule and also the largest macromolecule. Next one. The sugar of one nucleotide joins with another nucleotide by phosphodiester bond. Sugar of one nucleotide joins with another nucleotide by phosphodiester bond. Next point. The backbone of DNA is made up of pentose sugar and phosphate. ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ और एक चीज और लिख लो. द लेंथ ऑफ अ डीएनए is 34 angstrom, or the length of DNA is 34 angstrom or 3.4 nanometer, and with the diameter of 20 angstrom. इसका diameter 20 angstrom होता है. With the diameter of 20 angstrom. अब एक और बात समझ ली जाए. एक रूल होता है चारगाफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और उतना ही नीट के लिए इंपॉर्टेंट. तो चारगाफ रूल आप समझ लो क्या है. नहीं दिया क्या एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत आगे पीछे दिया हुआ है. दैट इज रियली वेरी इरिटेटिंग. जो आगे आना चाहिए वो पीछे है, जो पीछे होना चाहिए वो आगे है. ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है. तो मेरा चारगाफ रूल कहीं पे नोट करो. चारगाफ रूल ट्रांसक्रिप्शन सीधे दे दिया गया. मैं बता देता हूँ, छोड़ो जाने दो. चारगाफ रूल आप नोट करो. चारगाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. चारगाफ रूल. तो एक साइंटिस्ट थे, उन भाई साहब का नाम था इरविन चारगाफ. तो 1950 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन चारगाफ. इरविन चारगाफ, है ना. तो नोट करेंगे चारगाफ रूल में इन्होंने ये दिया था. ही गिवन चारगाफ रूल. फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में नोट करेंगे. The DNA molecule will always have AT base pair. The DNA molecule will always have AT base pair equal in number to
GC बेस पेयर इक्वल इन नंबर टू GC बेस पेयर, तो जितने AT पाए जाएंगे उतने ही GC पाए जाएंगे। सेकंड, पहला रूल। Purines are always found in equal amount to pyrimidine. Second rule, purines are always found in equal amount to pyrimidines. तो प्यूरिन और पायरामिडिन भी इक्वल अमाउंट में होंगे। ब्रैकेट में लिख लेना, A plus G is equal to T plus C। थर्ड आ जाओ, the amount of adenine always equal to thymine and amount of guanine is always equal to cytosine। amount of adenine is always equal to thymine and amount of guanine is always equal to cytosine। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ वन, the ratio of A plus T upon G plus C may vary from the ratio of A plus T upon G plus C may vary from one species to another। बहुत इंपॉर्टेंट है, may vary from one species to another, but it is constant for given species। Fifth point, the deoxyribose sugar and phosphate component occur in equal proportion। ठीक है, these are the 5 rules of चारगाफ rules। इनको हम चारगाफ, Excuse me, sir. हाँ ATGC, हाँ बोलो। सर आपने बोला, अच्छा ओके नेवर माइंड सर, मुझे सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में लग रहा था कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन वो सही है सर, कोई नहीं। अच्छा, वो A plus G is equal to T plus C लग रहा था ना सर, तो मुझे लग रहा था रेशियो 1 होगा, लेकिन वो आपने A plus T लिखा। हाँ A plus G, तो पता है, तो जो अपन कहते हैं ना AT और GC कंबाइन होते हैं, ये सब चारगाफ रूल है। हाँ बोलो बोलो मैत्री। यस सर, मैं बोल रही थी सर, फोर्थ पॉइंट में मतलब आपने लिखा है क्या था, मे वेरी फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर बट इट इज कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीशीज। राइट, देखो ना, अगर हमारा और डियर का AT अपॉन GC कंपेयर किया जाए तो हमारा दूसरा रेशियो अलग अलग होगा, लेकिन अगर ह्यूमंस का, सभी ह्यूमंस का रेशियो, नीग्रोस का, इंडोस्ट्रल्स का, रेड इंडियंस का, सबका नापा जाए, सबका सेम होगा, सब फिक्स होगा। अच्छा, मतलब सर सिमिलर, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गए सर। और इससे, इस रेशियो से देख के बताया जा सकता है किस स्पीसीज का DNA, ये भी बताया जा सकता है, क्योंकि हर स्पीसीज का फिक्स है ना। यस सर। ठीक है, और जो अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं वो तो पता है, जेडी वॉटसन और क्रिक ने दिया हुआ था ना, FHC क्रिक्स ने दिया हुआ था, और DNA का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, चारगाफ रूल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ DNA, है ना, पैकेजिंग ऑफ DNA। एक सेकंड अभी होल्ड करो, अभी जाएगा कोई नहीं, है ना। पैकेजिंग ऑफ DNA, हमारे पास टाइम है, अभी कोई जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द, हाउ द पैकेजिंग ऑफ DNA टेक्स प्लेस।
पैकेजिंग, अच्छा इसमें क्या क्या कुछ रहते, एक मिनट रुकना, मैं एनसीईआरटी चेक करूँ। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बहुत इसमें एकदम बड़ा साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए दे रखा है। अच्छा, दे रखा है, फर्स्ट स्टार्टिंग ही यहीं से क्या रखी है इन्होंने, है ना। और पहले यही बताया गया 3 to 5, 5 to 3। पैकेजिंग ऑफ डीएनए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस वगैरह क्या होते हैं। और तब तक मैं देखता हूँ अगर मेरे पास स्ट्रक्चर मिल जाता है तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ केस मिल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और अगर वो मिल जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसको बना भी लेना। हाँ हम ना इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में, और मैं वो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ बाकी सब लोगों को, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे बात के लिए नहीं छोड़ा जाए। अब जाकर आप देखो, दिखाई दिया क्या, दिख रहा है? यस ना, दिख रहा है ना। देखो मैं इसको Yes. समझा देता हूँ और इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। देखो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। और देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसका बनता है, शुगर का पहला कार्बन और प्यूरिन का
नाइन्थ का नाइट्रोजन है ना, नाइन्थ पॉइंट पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ में। दूसरा शुगर का पहला कार्बन है ना, ये प्यूरिन के साथ में होता है, तो प्यूरिन का 9th है ना, तो शुगर का पहला कार्बन प्यूरिन का 9th कार्बन उसके साथ बनता है जाकर के ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और पायरामिडिन में शुगर का पहला कार्बन और पायरामिडिन का 9th, ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन आप देखना। फॉस्फेट बॉन्ड कार्बन का 5th कार्बन है ना, और अगले शुगर का 3rd कार्बन इनके बीच में बनता है। देखो यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये आपके हो गए, ये मैंने सब 9th और 1st के बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है ना। यहाँ पर देखो 9th और 1st के बीच में, यहाँ पे देखो 1st और 1st के बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ये क्या है पायरामिडिन है, ये प्यूरिन है, साफ मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लो, यस सर डन। है ना। देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा जूम, अब इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना, इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये पायरामिडिन है, ये प्यूरिन है। एक बार जूम आउट कर दीजिए। मैं जूम आउट कर देता हूँ। दो हिस्से में ले लो ना, रुको देखो पहले सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर, हो गया। और दूसरा इसका ले लो। ठीक है डन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम 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 वेलकम, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय।